हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनएफ ब्लॉक के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड 2024 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन रहे पिछले 10 सालों में और जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस साल आने के, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो वॉच टिल एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आयरन इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, एक्सप्लेन व्हाई। आयरन इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। फेरोमैग्नेटिक यहाँ पे क्या है, देखिए फेरोमैग्नेटिक एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जहां भी उनको मैग्नेट मिलेगा वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और एक खास बात होती है इन सब्सटेंसेस की कि अगर इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हम निकाल दें फिर भी ये जो अट्रैक्शन होता है मैग्नेट की तरफ ये नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो आयरन है Fe, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। Fe आर्गन 3d6 एंड 4s2, ये होता है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे हम, देखिए ये हमारा 3d ऑर्बिटल है, ये हमारा 4s ऑर्बिटल है। ठीक है, हमें पता है 3d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, तो फिलिंग कैसे करेंगे, हुंस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले देखिए, ठीक है 5 हो गए और भर दिया। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है हो गई फिलिंग। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी की वजह से जो आयरन है ये फेरोमैग्नेटिक है, क्योंकि देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो जाहिर सी बात है मैग्नेट की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होगा ये। इसी वजह से जो अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो आयरन का बहुत ज्यादा होता है। तो सिंपली इस आंसर में आपको क्या लिखना है, अगर ये क्वेश्चन सपोज आता है तो क्या बताएंगे कि जो आयरन है उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस आयरन इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a given transition series there is no significant change in the atomic radii of elements with increase in atomic number in a given transition series। transition series क्या है भाई, 3d 4d 5d 6d 4 सीरीज है, हमने पढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई में कोई चेंज नहीं उनको नजर आ रहा है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, तो उसका रीजन क्या होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए मैं सिंपल तरीके से बताऊंगी। सपोज ये एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया, बस सिंपली कोई भी एटम है आप मान लीजिए। ठीक है, ये उसकी शेल्स है। ठीक है, मैंने ऐसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैं भर रही हूँ। ठीक है, इसमें सपोज 3 भर दिए। ठीक है, सपोज ये न्यूक्लियस है, हमें पता है न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नेगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ना वो भी बढ़ेगा। अब देखिए क्यों न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ेगा भाई, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वैलेंस शेल में, और जिससे ये जो न्यूक्लियस होगा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को और खींचेगा और तेजी से खींचेगा, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो उसकी कम हो जाएगी। भाई देखो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो एटॉमिक रेडियाई जो होगी, इसकी डिस्टेंस एटॉमिक रेडियाई वो तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। क्लियर, और एक चीज, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, पर ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास भी नेगेटिव चार्ज है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है और न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है उसकी वजह से, और जितना ज्यादा यहाँ पे रिपल्शन होगा उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडियाई उसकी हो जाएगी। तो होता क्या है, तो ये जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और एक बात, ट्रांजिशन सीरीज में हमें पता है कितनी 4 सीरीज होती हैं, 3d
4D 5D 6D, ठीक है, 4 सीरीज होती हैं। यहाँ पे 4D और 5D सीरीज में एफ शेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो और बढ़ जाता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो और बढ़ जाएगा और जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बैलेंस हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज काउंटर बैलेंस हो जाता है। इसी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है एलिमेंट्स की वो लगभग इक्वल रहती है ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसमें न्यूक्लियर चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, बट यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ये 5D और 4f ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ये बैलेंस हो जाता है। तो ना ही इसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लैंथेनाइड्स की और एक्टिनाइड्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। दोनों की, लैंथेनाइड्स की भी +3 ही होती है और एक्टिनाइड्स की भी +3 ही होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम भाई किस सीरीज का एलिमेंट है? क्रोमियम 3D सीरीज का एलिमेंट है, हमें पता है, ठीक है, 3D सीरीज का एलिमेंट है। और एक चीज, ये एक्सेप्शनल केस भी है। देखिए 3D 4D 5D 6D चारों सीरीज में कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो मैं वीडियो के एंड में सभी सीरीज की लर्निंग ट्रिक और सबके एक्सेप्शंस की ट्रिक में बताऊंगी, ओके। तो देखिए 3D सीरीज में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? ये आर्गन हो गया और 3D 5 4s1, S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपको सिंपली इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेंगे एग्जाम में। कुछ रिएक्शंस आती हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शंस करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन किसके साथ करानी है? ऑक्सैलिक एसिड के साथ करानी, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है वो चीज देखिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, वो इस तरीके से रिएक्शन पूरी लिख के करते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं, बैलेंसिंग नहीं होती है, रिएक्शन भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और हमें ये रिएक्शंस इस तरीके से नहीं करनी है, हमें पहले मॉलिक्यूलर इक्वेशंस बनानी है, पोटेशियम परमैंगनेट की अलग, ऑक्सैलिक एसिड की अलग, फिर उनको ऐड करना है, ठीक है। तो उस तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहा है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, एसिडिफाइड बोला है तो हम यहाँ पे एक एसिड लेंगे H2SO4, ठीक है। ये इतनी रिएक्शन हम पहले करेंगे, क्लियर। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे KMnO4 के, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे H2SO4 के, ठीक है। यहां से K2SO4 निकल जाएगा, ठीक है। और बैलेंसिंग देखिए बहुत आसान हो जाती है, K2SO4 यहाँ से निकल गया, यहाँ पे 2 SO4 रह गए, Mn यहाँ पे 2 है तो सिंपली यहाँ पे क्या बनेगा, 2MnSO4, क्लियर। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है तो उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, क्लियर। तो ये हमारी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो गई। अब लिखेंगे ऑक्सैलिक एसिड की। देखिए ऑक्सैलिक एसिड सिंपली ये होता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे बहुत पढ़ा होगा, पर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H2C2O4, ठीक है। देखिए यहां से क्या निकलेगा, H2O प्लस 2CO2,
ठीक है, ये आपकी ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन हो गई। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे और सिंपली आपकी बहुत सिंपल रिएक्शन हो जाएगी। जो ये ऑक्सैलिक एसिड वाली मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो अब हम लिखेंगे पूरी ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन। ओके, यहां से 2KMNO4 निकलेगा, ठीक है, प्लस 3H2SO4 निकलेगा, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ऑक्सैलिक एसिड यहां से निकलेंगे, 5H2C2O4। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। अब हम इनके प्रोडक्ट्स लिखेंगे यहां से, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस यहाँ पे 5H2O है और यहाँ पे 3H2O है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, प्लस 5 2 10 CO2, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन हो गई, जो कि बहुत सिंपल है, इजीली आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप रिएक्शन करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, बैलेंसिंग भी बिल्कुल सही होगी और बहुत फटाक से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। हमने ऑक्सैलिक एसिड के साथ कर ली। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, ऑक्सैलिक एसिड की जगह अगर पोटेशियम आयोडाइड आता है तो कैसे करेंगे। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड, देखिए रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, चेंज कहां पे होगा, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड की जगह हम क्या लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। देखिए KI लिया, ऑक्सैलिक एसिड तो खुद में ही एसिड था, पर यहाँ पे हमें एसिड की जरूरत पड़ेगी KI के साथ, तो यहाँ पे हम H2SO4 लेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं यहां से क्या बन के आएगा। KI के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से मिलेगा आपको K2SO4 प्लस H2O प्लस I2, ठीक है। ये सारी चीजें निकलेंगी। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम थी जैसे हमने ऑक्सैलिक एसिड के साथ किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। लिखते हैं 2KMNO4, ठीक है। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे H2SO4 को, तो यहाँ पे 5H2SO4 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यानी टोटल 8H2SO4 होंगे, 8H2SO4 प्लस 10KI, 5 2 10, सो 10KI, ठीक है। ये हो गया इधर का इतना। अब देखिए यहाँ पे 5K2SO4 है, यहाँ पे 1K2SO4 है, सो हियर इट विल बी 6K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 6 7 8H2O प्लस 5I2। दिस इज योर ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलर इक्वेशंस अगर आप बना लेंगे तो इजीली आपकी कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी, बैलेंसिंग भी एकदम सही होगी और बहुत जल्दी हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको ऐसे ही करनी है। तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ 2 रिएक्शंस कर ली। अब एक हम रिएक्शन देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो आपकी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड फेरस सल्फेट के बीच में, ठीक है। तो पहले मॉलिक्यूलर इक्वेशंस लिखेंगे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की, K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके साथ एक एसिड लेंगे H2SO4, इसके हम 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे। देखिए रिएक्शन होगी तो हमें यहां से मिलेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस हम लिखेंगे, ठीक है। Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस यहां से 4H2O निकलेंगे प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिड के साथ।
अब लिखेंगे फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4 प्लस इसके साथ में एसिड लेंगे यानी H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। FeSO4 के हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा? Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, ठीक है। और इस कंप्लीट रिएक्शन को आई मीन ओवरऑल रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फेरस सल्फेट को। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, वो लिखेंगे K2Cr2O7, फिर यहाँ पे 4H2SO4 है, यहाँ पे 3H2SO4 है, टोटल होंगे 7H2SO4 प्लस 3 2 जा 6 FeSO4। ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम उस साइड के प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो K2SO4 सबसे पहले लिखेंगे प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 3 है, यानी टोटल 7H2O होंगे, ठीक है। और ये हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारी रिएक्शन करनी है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर परमैंगनेट से कोई भी रिएक्शन आती है तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर इक्वेशंस आप अलग अलग बनाएंगे, फिर उनको ऐड करके कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करिएगा, बहुत आसान है, सिंपल तरीका है, बैलेंसिंग भी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ क्रोमाइड और गिव बैलेंस्ड इक्वेशंस। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमाइड और क्या होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो होता है K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और क्रोमाइड और क्या होता है? FeCr2O4, ये होता है क्रोमाइड और। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रोमाइड और की हेल्प से आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हम सोडियम क्रोमेट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद जो सोडियम क्रोमेट है उसको सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट तो हमें मिल ही जाएगा, उससे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो क्रोमाइड और है इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करेंगे यानी Na2CO3 के साथ, फिर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट, जो कि होता है Na2CrO4, ठीक है। वो साइड प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे। उसके बाद ये जो सोडियम क्रोमेट हमें मिला है इससे हमें क्या बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो फिर डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे। 2H+ हमने यहाँ पे लिया, रिएक्शन हुई तो हमें मिला पोटेशियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, ठीक है, वो साइड प्रोडक्ट्स निकल गए। उसके बाद हमें ये तो मिल ही गया है, अब तो बहुत आसान है, इससे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट इजीली बना लेंगे। तो क्या करेंगे, KCl से रिएक्शन कराएंगे जिससे हमें K2Cr2O7 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 3 रिएक्शंस, 3 स्टेप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजंस की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। देखिए जो 3D सीरीज है हमारी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम वाली, उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो डेंसिटी है वो टाइटेनियम से कॉपर तक तो इंक्रीज होती है, पर उसके बाद जिंक पे एकदम से लो हो जाती है। आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों। देखिए हमें पता है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी बढ़ता है, पर जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है।
जब हमने अभी पहले बताया था पहले क्वेश्चन में, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, पर जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो एटॉमिक नंबर बढ़ने पे डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ गया, जब लेफ्ट टू राइट हम आगे बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो जो एटॉमिक वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, पर जो एटॉमिक मास होगा वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो आपकी डेंसिटी है टाइटेनियम से कॉपर तक वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपका रीजन है। ठीक है, सिंपली आप इसी तरीके से लिखेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज जिंक नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक एक एक्सेप्शनल केस है जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों? जो जिंक होता है इट हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। इसके d ऑर्बिटल्स में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये कंप्लीटली फिल्ड होता है ग्राउंड स्टेट में भी और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। जो जिंक का d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है। ठीक है, दैट्स व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों फॉर्म करते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ऐसे जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कंपाउंड्स पढ़े थे वो है ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों फॉर्म करते हैं, तो रीजन आपको बताना है। ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन कैटायंस होते हैं, मींस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कैटायंस होते हैं उनके पास पहली चीज क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। दूसरी चीज क्या है, जो इनके कैटायंस होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज, दे हैव हाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो इनका साइज होता है कैटायंस का वो स्मॉल होता है। ये 3 रीजन है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने के। ठीक है, पहला वैकेंट d ऑर्बिटल्स, हाई पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ द कैटायंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि एलॉयज क्या होते हैं। एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रास या फिर क्वाइन, आपने घर पे आपके पीले पीले बर्तन देखे होंगे, तांबे जिसे बोलते हैं, वो एक एलॉय है। ठीक है, वो 2 एलिमेंट्स के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, तो आपको रीजन क्या बताना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉयज क्यों फॉर्म करते हैं। भाई देखिए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक साइज है वो लगभग कहीं ना एक जैसा है, सिमिलर है, इसी वजह से वो इजीली कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके पास वो कैपेबिलिटी होती है एलॉयज फॉर्म करने की। ठीक है, तो आपको सिंपली यही रीजन लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह ये कंपाउंड्स एक्ट करते हैं। इनका पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स या फिर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इनके पास एबिलिटी होती है, दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ओके, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे गिव रीजंस हैं, बस समझने वाले रीजंस हैं, बहुत ज्यादा लेंथी तो लिखना नहीं है, बस 3-4 लाइन में आ जाएंगे। 3-4 लाइन में बोर्ड की कॉपी जितनी चौड़ी होती है 3-4 लाइन में लिखना है, आफत आ जाती है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 2-3 लाइन में ये आंसर आ जाएंगे, काफी इजी हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन व्हाई Cu2+ इज पैरामैग्नेटिक बट Cu+ इज डायमैग्नेटिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा रिपीटेड रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1, ये होता है कॉपर का। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है Cu+ और Cu2+ की, तो उनका भी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। Cu+ का क्या होगा, अर्गन 3d10 और Cu2+ का क्या होगा, अर्गन 3d9। ठीक है, अब हम 3d ऑर्बिटल बनाएंगे फॉर Cu+।
डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और Cu2+ के लिए भी बनाएंगे, ठीक है, हो गया। अब इनके अकॉर्डिंग इसमें देखिए Cu+ में डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Cu2+ में डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे तो Cu+ में हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे, पहले सम में एक और फिर दोबारा, ठीक है। देखिए हो गया 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप क्लियरली देख सकते हैं जो Cu+ है उसमें कोई भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, सारे पेयर्ड हैं, ठीक है। और Cu2+ में आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो दिस इज द रीजन कि जो Cu2+ है वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर Cu+ में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए वो डायमैग्नेटिक है। क्लियर? बहुत सिंपल सा आंसर था, बस ऐसे ही आपको ऑर्बिटल्स बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है और सिंपल सा आंसर लिख देना है कि जो Cu2+ है इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक, बट Cu+ it has completely filled d orbitals, that's why it is diamagnetic. Clear? Now see question number 13. Zn2+ salts are white whereas Cu2+ salts are colored. ठीक है, देखिए हमने पढ़ा है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं, ठीक है। पर हमें पता है जो Zn2+ है ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 होता है। इसके जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं ग्राउंड स्टेट में भी और 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। मैंने अभी बताया था कि जिंक एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इन ग्राउंड स्टेट्स एज वेल एज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। ओके, सो ये व्हाइट होंगे यानी कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होगा। पर Cu2+ यहाँ पे देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। जो Cu2+ सॉल्ट्स होंगे वो कलर्ड होंगे, पर जिंक Zn2+ कलरलेस होगा यानी व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 14, why Zn2+ ions are colorless while Ni2+ ions are green and Cu2+ ions are blue? भाई सेम आंसर है, जो Zn2+ है उसके d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, Ni2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए वो कलर शो करता है, Cu2+ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए वो कलर शो करता है। बस आपको सिंपल ऑर्बिटल्स बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाना और आंसर लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, Mn2+ is more stable than Fe2+ towards oxidation to +3 state. So सबसे पहले हम Mn का हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d5 4s2। ये होता है Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Mn2+ का क्या होगा? Mn2+ का होगा आर्गन 3d5। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे Mn2+, ठीक है, ठीक है। सब में एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया और जो 3d5 मतलब जो d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये मोर स्टेबल माना गया है, ये हाफ फिल्ड होता है और इसी वजह से ये स्टेबल माना गया है। पर Fe2+ में क्या होता है? Fe2+ में जो d ऑर्बिटल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए ये अनस्टेबल माना जाता है। इसे स्टेबल होने के लिए Fe2+ को स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तभी ये 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये रीजन है, इसी वजह से जो Mn2+ है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका जो d ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है यानी 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पर Fe2+ में एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना पड़ेगा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। ओके, सो दैट्स द रीजन
क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स बाय। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और रीजन क्या है? रीजन है डी ट्रांजिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इजी भी है। देखिए होता क्या है, जो ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये दो सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। ये डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये दो सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। ये जो पहला सेट होता है इसको हम बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं इनके पास होती है लोअर एनर्जी, लो एनर्जी, ठीक है। और ये जो EG होते हैं, EG ऑर्बिटल्स, इनके पास होती है हायर एनर्जी। तो होता क्या है, जब कोई भी व्हाइट लाइट जब किसी भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड पे पड़ती है तो वो मेटल क्या करता है, उस व्हाइट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हायर ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर ऑर्बिटल में जंप करेगा, जिसकी वजह से लाइट एमिट होती है और जो कंपाउंड है वो कलर्ड शो होता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब कोई भी व्हाइट लाइट ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड पे पड़ती है तो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड उस विजिबल लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, जिसकी वजह से लाइट एमिट होती है और जो कंपाउंड है वो कलर्ड अपीयर होता है। दैट्स द रीजन एंड दिस होल फेनोमेना इज नोन एज डी ट्रांजिशन, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं वो कलर दिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 4d एंड 5d सीरीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब 4f ऑर्बिटल का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज काउंटर बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है और उसी को हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n-1, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं? 1 से 10 तक और ns में 1 से 2 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे जिंक नहीं है, सॉरी, इट इज Zr, जर्कोनियम एंड हाफनियम, ठीक है। Zr and HF exhibit similar properties। जो जर्कोनियम और हाफनियम है ये सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। देखिए आपको पता होगा जो जर्कोनियम है वो 4d सीरीज का एलिमेंट है और हाफनियम 5d सीरीज का एलिमेंट है। तो हमें अच्छे से पता है 4d और 5d सीरीज में f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से जो एटम का साइज होता है, एटॉमिक की रेडियाई होती है, वो लगभग इक्वल होती है। सो रीजन क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड जनरली एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। रीजन क्या है? देखिए जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के लगभग सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसी वजह से वो पैरामैग्नेटिक हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 20, K2Cr2O7 act as a powerful oxidizing agent in acidic medium. Why? देखिए K2Cr2O7 एक ऐसा कंपाउंड आप बोल सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए इसके साथ जब किसी भी एलिमेंट की जब रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो एलिमेंट काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। बट व्हाई? व्हाट्स द रीजन? बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई। ओके, सो इट इज द सिंपल रीजन। एंड जो K2Cr2O7 है, इट इज अ वेरी पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ओके, now the last important question, question number 21, which trivalent ion has maximum size in lanthanide series, lanthanum ion to lutetium ion? So सबसे ज्यादा साइज लैंथेनम आयन का होता है एंड रीजन है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? और मैंने बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी जितने भी 3D 4D और 5D सीरीज में जो भी एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं उनको याद करने की, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है।
आप ये सिंपल सी ट्रिक पढ़ लीजिए, पंडित एनसीसी में आओगे तो रिजल्ट पाओगे। इन्हीं के बेसिस पे ये सारे एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं। क्लियर? इसमें सिर्फ जो पीडी है उसके एस शेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।